नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम बात करेंगे अकबर के एक विशिष्ट सैनिक पद्धति की, जिसको मनसबदारी कहा गया। एक सैनिक व्यवस्था लागू की जिसमें न केवल सैनिक व्यवस्था थी बल्कि साथ ही साथ उसके प्रशासनिक दायित्व भी जुड़े हुए थे। तो हम मनसबदारी की व्यवस्था करते हैं। और आपको बात भी है कि मध्यकाल के इतिहास में यदि आरपी त्रिपाठी के उस बात को कि माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, को अगर चरितार्थ कहीं होता है मध्यकाल में ये कथन, तो इसलिए हो पाता है कि जिस शासक का सैनिक नीति या सैनिक बल मजबूत था वह साम्राज्य में वृद्धि कर पाया है और उसकी सफलता भी उस पर टिकी हुई है। अलाउद्दीन खिलजी इससे बहुत बड़े उदाहरण रहे हैं। और अब हम अकबर के मनसबदारी व्यवस्था कर सकते हैं। मनसब वास्तव में एक अरबी शब्द है जिसका ये होता है रैंक या स्थान, दरबार में आपका स्थान। और निसंदेह अकबर के समय में जिसको मनसब दिया जाता था, चाहे वो 10 से लेकर 10,000 तक का होता था, दरबार में उसकी स्थिति निश्चित की हो जाती थी कि उसे जब पूरा दरबार लगा जाएगा तो वह कहाँ खड़ा होगा, दरबार के सामने उसकी स्थिति क्या रहेगी, कौन उसके आगे पीछे खड़ा रहेगा, कौन उसके पीछे खड़ा रहेगा, वो किस तरफ रहेगा और उसको कितना बोलने का अधिकार भी रहेगा दरबार के, और उससे किस प्रश्नों पर उसकी बातों को महत्व दिया जाएगा। ये मनसबदारी व्यवस्था का एक मोटा मोटा सा प्रारंभिक परिचय के रूप में हम सामने को देखने को मिलता है। मनसबदार का की अगर देखा जाए मनसबदारी व्यवस्था, तो ये एक रैंक तो था ही, साथ में इनकी अगर श्रेणियां देखी जाए तो ये 10 से लेकर 10,000 तक होती थी। और अकबर ने इसको आगे चलकर 2 भागों में विभाजित कर दिया था, जात और सवार के नाम पर। और उसमें कई बहुत सारे इतिहासकारों के अलग अलग मत थे। लेकिन जहाँ तक अगर बात करें मतों के और उनको संग्रहित करने की बात किया जाए, तो एक बात ये निश्चित आती है कि जात जो है वो श्रेणी के नाम पर लिया जाता था, रैंक के नाम पर लिया जाता था, स्थान लिया जाता था। और सवार होता था कि उसको कितने घुड़सवार रखने पड़ते हैं। तो जात और सवार के विभिन्न मॉडल लेने लगा है, कानून बनने लगा है। आधुनिक इतिहासकारों ने उसकी व्याख्या करने की कोशिश की है। लेकिन जो स्थिति अबुल फजल ने अकबरनामा में अकबर के प्रशासन के बारे में लिखी है, आईन अकबरी में, ठीक उसी प्रकार का अगर उसको तुलना की जाए तो मॉडर्न का कथन सबसे उपयुक्त कथन रहता है, जिसमें जात रैंक है और ये जात रैंक है और सवार उसकी घुड़सवारों की संख्या है। तो अब मनसबदारों की ये तो एक प्रकार से वो वर्गीकरण हो गया। लेकिन सर्वश्रेष्ठ मनसब या तुलनात्मक जो मनसब है वो किस प्रकार से नापा जाता था कि जितने जात हैं और जितने सवार हैं, यदि दोनों बराबर हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। और यदि उनमें से जात ज़्यादा है, जैसे 7,000 जात है और 5,000 सवार है, तो इसका मतलब कि वो दरबार में तो स्थान रखता है लेकिन उसको सैनिक दायित्व जो है कम दिया गया है। यदि 5,000 जात है और 5,000 ही सवार है, तो इसका मतलब उसको सैनिक दायित्व दिया गया है, प्रशासनिक दायित्व दिया गया है, साथ ही उसका दरबार में भी बहुत अधिक महत्व है। और इसलिए जो हाईएस्ट जो मुगल काल में मिला है वो दारा को दिया गया था। और इससे पहले अकबर ने मानसिंह को और सलीम को भी 5,000 के ऊपर का जो है मनसब प्रदान किया गया था। तो जात और सवार 2 मनसबों की श्रेणी हुई। मनसब अरबी शब्द कहलाया जाता था। मनसब एक सैनिक व्यवस्था थी, दरबार में स्थान निश्चित किया जाता था। अब आता है कि मनसबदारों का किन किन को मनसब दिया जाता। वह सारे राज्य कर्मचारी, वह सारे सैनिक जो किसी भी रूप में दरबार से जुड़े हुए थे, मुगल सम्राट से जुड़े हुए थे, चाहे भी किसी भी रूप के सेवादार थे, उन सबको मनसब दिया जाता था। और इस प्रकार से एक ये सम्मान का प्राप्त था। और यदि किसी को मनसब नहीं लिया जाता था तो वह एक प्रश्न चिन्ह लग जाता था उसके व्यक्तित्व, उसकी कार्यप्रणाली पर। और ऐसा हुआ नहीं है। तो 10 से लेकर 10,000 तक का मनसब हुआ और सर्वश्रेष्ठ मनसब हुआ जो जात और सवार दोनों गई है। अब आते हैं मनसबदारों को वेतन। मनसबदारों को कई बार से नकद वेतन दिया जाता था। और मनसबदारों को जो जात के अनुसार वेतन दिया जाता था वो उसका खुद का वेतन होता था एक तरीके से, और उसके अधीन कार्य करने वालों को दिया जाता था। और जो सवार के अनुसार वेतन दिया जाता था वो उसको उन सवारों पर के निश्चित मापदंड पर खर्च करना पड़ता था जो उसकी सवार की मेंटेन के लिए रखा जाता था। तो ये एक बहुत बड़ी वो थी कि मनसबदारी की व्यवस्था में इनको नकद वेतन दिया जाता था और जात और सवार के आधार के वर्गीकरण के आधार पर दिया जाता था। तो अकबर के समय में फिर हम देखते हैं जहांगीर और उसके समय 2 अस्पा 3 अस्पा चालू हो गए थे। लेकिन यहाँ हम केवल अकबर की उस मनसबदारी व्यवस्था की बात कर रहे हैं। अकबर ने इन सारी मनसबदारी व्यवस्थाओं को चालू किया, सब कुछ किया, लेकिन उसके कालांतर अगर हम देखे जाए तो कुछ गुण और कुछ दोष भी है। अगर हम दोष की बात करें तो अकबर के समय तक की बात तो ठीक है कि उन्होंने एक मनसबदारी व्यवस्था की, नगद वेतन हुआ, निश्चित हुआ, घोड़ों को संभालने की हुई, घोड़ों के निरीक्षण की व्यवस्थित करने की व्यवस्था हुई। लेकिन कुछ ऋणात्मक बिंदु भी उभर कर सामने आते हैं मनसबदारी व्यवस्था में। और वह बिंदु किस प्रकार से है कि
पहला मनसबदारी को नकद वेतन दिया जाता था, तो नकद वेतन के बाद में वो जिस प्रकार से भी खर्च करता था और जो ब्यौरा देता था उसको स्वीकारना पड़ता था। अब ब्यौरा बिल्कुल सही हो या नहीं गलत हो, ये इसका पता लगाना बड़ा बहुत ही दुर्लभ काम था और बहुत ही मुश्किल काम था। तो कुछ ना कुछ अव्यवस्थाएं रहती थी, क्योंकि नकद वेतन था तो उसको खर्च करना बहुत आसान था। दूसरा, मनसबदारी की जो रैंक थी, जो पद था, वो मनसबदारी के खुद की जीवन के से जुड़ा हुआ था और उसके बाद वो समाप्त हो जाता था। तो बड़ी निश्चित हो जाती थी कि अगला उस मनसब का रैंक किसको दिया जाए। तो या तो इसके लिए पहले एक कमेटी बनी जाए या कुछ ऐसे सिलसिले में, वो इस प्रकार का कोई भी नहीं था। दूसरा ये था कि मनसबदार राज्य के बाहर जो मनसबदार रहते थे या वो उनको अगर बराबर का मनसब दिया जाए, तो दरबार में जो रहते थे उनको बराबर का मनसब मिलता है। मान लो राज्य के बाहर सूबेदार नियुक्त है, तो दोनों में एक पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष का रहता था, क्योंकि दरबार में रहने वाला व्यक्ति रहता था वो नियम, या मुगलशाही सम्राट के पास रहता था, वो नियमित रूप से उस व्यवस्था का उस सारी व्यवस्था को जानता था, इसलिए वह राज्य के कार्यभार को निभाने में उनको उनकी पहल करने में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करता था। और तो एक प्रकार से एक द्वेष की भावना भी यहाँ भी जन्म ले सकती थी। एक मनसबदारी व्यवस्था में ये रहती थी कि उनकी नियुक्ति करने का अधिकार जो था ना, कई बार सम्राट स्वयं करते थे और कई बार स्थानीय स्तर पर हो जाता था। तो दोनों के बीच में तारतम्य जो है असंतुलन सा हो जाता था। और असंतुलन इसलिए हो जाता था कि जिस व्यक्ति को सम्राट नियुक्त करना चाहता है उस प्रकार उसको स्थानीय मनसब स्थान नहीं दे पा रहे, और जिसको स्थानीय मनसब स्थान देते हैं उसको सम्राट स्वीकृति नहीं दे पा रहा है। यदि केंद्रीय शासन प्रणाली मजबूत है तो चलो इस समस्या का निवारण हो जाएगा, लेकिन केंद्रीय शासन प्रणाली अगर मजबूत नहीं है तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन चिन्ह लग जाता था। मनसबदारी व्यवस्था में केंद्रीकरण नहीं था। केंद्रीकरण का निर्णय जो 5,000 का मनसब किया गया है वो 5,000 जात अपने अधीन रहेंगे, और मनसबदार जो सैनिक थे वो खुद मनसबदार के प्रति ज्यादा उत्तरदायी थे, मनसबदार के प्रति अपनी श्रेष्ठता निर्धारित करते थे, मर्यादा के प्रति अपनी स्वामी भक्ति दिखाते थे, ना कि सम्राट के प्रति। तो एक अप्रत्यक्ष रूप से सम्राट को सैनिक तो प्राप्त थे, लेकिन मदद जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती, सीधे तौर पर हम करते। जिस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना एक दिल्ली में 4,75,000 की रखी थी, वो व्यवस्था यहाँ पर उतने तरीके से नहीं हो पा रही थी। एक जो और भी बात हमको ये इसमें दर्शन मिलने दी है कि कई बार क्या होता है कि राजा श्रेष्ठ कार्य करता है या करता है। मध्यकाल में ऐसा हुआ भी है कि राग दरबार को या शहजादों को बहुत अधिक मिल गई है, और जो सूबेदार है या जो वो है उनको कम मिल गया है। तो ये एक चाहे उसको किसी भी ले लीजिए, समुदाय व्यवस्था से ले लीजिए, किसी उसी बात से ले लीजिए, एक तुलनात्मक के कारण एक द्वेष की भावना इस पर होती थी, जो कि प्रशासन पर कुप्रभाव डाल सकती थी। मैं फिर बार बार उसी बात को दे रहा हूँ कि अगर केंद्रीय व्यवस्था स्प्रेड है तो ये व्यवस्था चल जाती है, लेकिन जब केंद्रीय व्यवस्था स्प्रेड, ताज कमजोर हुआ, राज सम्राट कमजोर हुआ, तो ये स्थिति उनकी एक प्रश्न चिन्ह लगा देती। तो मनसबदारी के में कारण सैनिक नीति स्थापित हुई, साम्राज्य हुआ, अकबर का साम्राज्य विजित हुआ, अकबर का साम्राज्य विस्तृत हुआ, लेकिन साथ ही साथ जो एक सैनिक पद्धति में भीतरी छुपा हुआ जो गुण क्या कहना चाहिए दोष था, वो धीरे धीरे पनपने लगे, और अंततः ये दोष इतना ज्यादा साबित हो गया कि शाहजहां और औरंगजेब के समय में इसको धीरे धीरे समाप्त करना पड़ा, और ये व्यवस्था जो है उतनी चल नहीं पाई जितनी कि अकबर के समय थी, और उस जिस उद्देश्य से उसने पूर्ति की थी। अब यहाँ पर एक प्रश्न और भी आता है कि क्या रैंक निर्धारित करना उपयुक्त था या नहीं था। रैंक निर्धारित करना एक तरीके से पारितोषिक तो है, लेकिन साथ ही साथ एक दरबार की व्यवस्था में जो है पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता पैदा कर देता है, और उस प्रतिद्वंद्विता के कारण, चूंकि राजतंत्र है, प्रतिद्वंद्विता के कारण कहीं ना कहीं उसके दुष्परिणाम सम्राट को या दरबार को भुगतने पड़ते हैं। तो आज हमने मनसबदारी व्यवस्था के बारे में बोल दी। मैं डॉक्टर जितेंद्र मारोटिया, आप सबका आभार। जितेंद्र मारोटिया, एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, सम्राट राजकीय महाविद्यालय।